जी, तो आज का लेक्चर चालू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हेट स्पीच के बारे में। तो अगर आप हेट स्पीच काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया इस बार, बिकॉज़ आपका ये करंट अफेयर्स में आ चुका है। हरिद्वार कॉन्क्लेव हुई, इलेक्शंस वगैरह चल रहे हैं, तो इन दीज टाइम्स हेट स्पीच के बारे में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन हुई अभी, तो ये सब करंट अफेयर्स को लेके हेट स्पीच इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। अभी हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज अभी हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, उसमें आर्टिकल 19 पढ़ रहे हैं हमने। इसमें डेफेमेशन कवर कर लिया है कल, और आज हम पढ़ेंगे इसमें हेट स्पीच, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं हेट स्पीच के बारे में। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपका कोई फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, ठीक है। और इस हेट स्पीच के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मेरा नाम है एनबी, मैं 4 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूं। अभी आई एम करेंटली वर्किंग, और मैंने अपना मास्टर्स कर रखी है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज एमबीए कर रखी है वहाँ से। तो आई हैव डिसेंट एक्सपीरियंस इन यूपीएससी, बट समहाउ आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट, बट लेट्स सी। तो ये अभी एक मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है सो दैट कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग हो, हमारी एक ग्रोथ हो। काफ़ी लोगों को मेंस के सिलेबस में लेकर हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, एंड उसी को लेकर टारगेट कर रहा हूँ मैं कि मेंस में एटलीस्ट आपका हाथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे। एंड अप्रोच हमारी यही रहती है कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकले। हर एक टॉपिक को लेके वी ट्राई टू बिल्ड इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करते हैं हम। उसके बाद हम एक बॉडी बेस्ड ऑन कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर से हम वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, एंड देन कंक्लूजन। तो ये हमारी एक सिंपल सी अप्रोच रहती है। तो चलिए ठीक है, हेट स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि हरिद्वार में कुछ कॉन्क्लेव हुई थी, उसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है इधर उधर। सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन आ गई है, एंड हेट स्पीच फिर से न्यूज़ में आ गया है। यूपीएससी ने आई थिंक 2014 में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड इज़ हेट स्पीच कवर्ड इन दैट, एंड वाई डू फिल्म्स मूवीज़ एंड फिल्म्स आर ऑन डिफरेंट प्लेन। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही हेट स्पीच का उसमें छोटा सा पार्ट था। तो यू नेवर नो, हेट स्पीच इसका मतलब यूपीएससी के परव्यू में तो है, तो इसलिए पूछा जा सकता है एक बड़ा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हेट स्पीच के बारे में अगर आप लिखें, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, कि आप थोड़ा सा कंटेक्स्ट दें। कंटेक्स्ट देने का तरीका ये होता है कि आप या फिर तो एक इंट्रोडक्शन लिखें, और इंट्रोडक्शन में जैसे अगर हेट स्पीच डायरेक्ट अगर पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट इंट्रोडक्शन हेट स्पीच का ले सकते हैं। अदरवाइज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ आर्टिकल 19 के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं कि इन दिस कंटेक्स्ट हेट स्पीच हमेशा डिबेटेबल रहता है, कि लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते हेट स्पीच यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ नॉट सेम, ठीक है। तो यहीं से बात आती है सारी। आर्टिकल 19 का हमने एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन तैयार कर रखा है। इट इम्प्लाइज एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस हिज व्यूज़, ओपिनियंस, बिलीव्स, कन्विक्शंस फ्रीली, और उसी के अंदर राइट ऑफ स्पीच भी आता है। अब इसमें इशू क्या रहता है हेट स्पीच में, वो समझ लेते हैं। कि हेट स्पीच का कोई डेफिनेशन नहीं है इंडियन कंटेक्स्ट में। तो आप किसी को कन्विक्ट करेंगे तो किस चीज़ पे करेंगे? कोई ये हेट स्पीच एज सच कोई उसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर किसी की कंप्लेन करूं कि जी वो हेट स्पीच दे रहे थे, या फिर कुछ इस टाइप की अगर मैं सुनूं, तो मैं किसी को बोलूं, तो कोई आईपीसी के अंदर कोई कुछ धारा वगैरह कुछ है नहीं। इनडायरेक्ट तरीके से लोग उसमें उनके अगेंस्ट एफआईआर एंड आईपीसी के ये सब केसेस बनते हैं, बट कोई हेट स्पीच स्पेसिफिकली टारगेट नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा एक टारगेट, ये सबसे बड़ा एक इशू है, ठीक है। कि देर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ हेट स्पीच। तो ये एक हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा 267 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने हेट स्पीच डिफाइन की थी। इंसाइटमेंट टू हेट्रेड प्राइमरीली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीव्स एंड द लाइक। इंसाइटमेंट यानी कि प्रोत्साहन। अगर किसी चीज़ को हम अगर कोई भी व्यक्ति कोई हेट्रेड को
यानी नफ़रत को प्रोत्साहन देता है किसी के किसके अगेंस्ट, ग्रुप ऑफ पर्सन जिनको हम रेस में डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनकी एथनिसिटी से कर सकते हैं, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन वगैरह वगैरह, तो उसको हेट स्पीच बोला जा सकता है। हेट स्पीच के ऊपर कुछ दिन पहले आर्टिकल भी आया था, मैं उसका लिंक आई बटन पे छोड़ दूंगा, वो मैंने एडिटोरियल एनालिसिस किया था 5 मिनट्स का, तो काफ़ी अच्छे उसमें पॉइंट्स थे, वो उनको हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। तो ठीक है जी, तो यहाँ पे एलसीआई की डेफिनेशन आप इसको अगर रट सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ एक सिंपल इंट्रोडक्शन में भी अगर आप लिख सकते हैं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ट्राइड टू डिफाइन हेट स्पीच एंड वो भी काफ़ी इतना मतलब, इसके बाद आप हरिद्वार का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो वो भी इंट्रोडक्शन टाइप में चल जाएगा। हेट स्पीच के में एक ऑनलाइन हेट स्पीच को प्राइमरली रखते हुए विश्वनाथन कमेटी बनी थी, उनकी कुछ रिकमेंडेशन आई थी कि ऑनलाइन हेट स्पीच को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंसर्ट प्रोविजंस इन आईपीसी इंस्टेड ऑफ आईटी एक्ट। अभी ये हेट स्पीच को लेके ऑनलाइन उसमें आईटी एक्ट में है, तो उन्होंने कहा आईपीसी में प्रोविज़न डालो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी बात, हर एक स्टेट में एक साइबर स्टेट क्राइम कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम सेल होना चाहिए। इससे क्या होता है, स्टेट वाइज कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी रहती है। अभी पुलिस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी इश्यूज़ है। फॉर एग्जांपल उनको एक इतनी नॉलेज नहीं है, उसके बाद एक अगर ऑनलाइन क्राइम हो रहा है तो वहाँ पे उनको वो सब चीज़ें नहीं पता हैं कि ऑनलाइन में कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये इश्यूज़ नहीं हैं, तो वो अवेयरनेस नहीं हो पाती। तो दैट इज़ वाई एक स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर अगर होगा एंड उनकी टीम होगी, तो वहाँ पे एक अवेयरनेस में पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी अच्छा रहेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली वो एक एक्शन ले सकते हैं। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग हो रखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा विश्वनाथन कमेटी ने कि पनिशमेंट होना चाहिए 5 के एंड 1 ईयर या बोथ। एक हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल नॉट बिलो सब इंस्पेक्टर, यानी सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इंटेंट, यानी हेट स्पीच बोलने का इंटेंट क्यों था उस व्यक्ति ने जिसने हेट स्पीच दी है, उसको इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। तो इसके बाद कुछ क्रिटिक्स है, उन्होंने कहा कि विश्वनाथन कमेटी ने फॉर एग्जांपल स्टेटस ऑफ ऑथर, स्टेटस ऑफ विक्टिम, इम्पैक्ट ऑफ स्पीच, ये सब डिस्कस नहीं किया। मतलब ऑथर का क्या स्टेटस है, क्या वो सही है कि गलत है, क्या वो बड़ी पर्सनालिटी है, छोटी पर्सनालिटी है, वो उनकी बातों को कोई सीरियसली ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो सब चीज़ें उसका कोई उन्होंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में नहीं बोला। उसके बाद विक्टिम के बारे में कुछ नहीं, उसके स्पीच का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या स्पीच से कुछ भड़काव हुए या फिर वो लोग हंस रहे हैं उस पर बैठ के, ये सब चीज़ें, तो वो इम्पैक्ट डिस्कस ही नहीं हुआ। जबकि वो डिस्कशन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में हुआ था, लेकिन विश्वनाथन कमेटी में नहीं हुआ। एंड बहुत ही एक्सट्रीम ब्रॉड टर्म्स यूज़ करे गए हैं। उनकी डेफिनेशन जब तक आप लॉ में देखिए, एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ता है, एक एक वर्ड को, तभी उसके ऊपर एक्ट करा जा सकता है। तो वही बात है, इनडिसेंट है, अब्यूज़िव है, इस चीज़ को डिफ़ाइन करिए आप। सिंपल सी बात है, इनडिसेंट है, अब्यूज़िव, ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो डिफ़ाइन नहीं हैं। तो वो लोगों ने, क्रिटिक्स ने कहा कि ये विश्वनाथन कमेटी में कमी थी। तो विश्वनाथन कमेटी को लेके अगर हम देखें ना, कंक्लूजन में यही निकलता है कि कंटेक्स्ट इज़ मस्ट, एक कंटेक्स्ट होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए। तो विश्वनाथन कमेटी ने भी कहा था कि एक इंटेंट इस्टेब्लिश करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी भलाई संगठन केस में कहा कि हेट स्पीच को हम मस्ट बी व्यूड थ्रू द लेंस ऑफ राइट ऑफ इक्वालिटी। तो एक ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो ये चीज़ हमें देखनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, केवल विश्वनाथन कमेटी के बारे में लिखा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम देख लेते हैं हेट स्पीच के कॉजेज़ क्या क्या हैं, ठीक है, उससे इश्यूज़ और कंसर्न्स देख लेते हैं 5 एक, एंड देन दैट्स इट। तो हमारे हेट स्पीच यहाँ पे कवर हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कॉजेज़ क्या हैं। सबसे पहली बात कि इंडिया में काफ़ी, आपको पता होगा, हिस्टोरिकल कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू मुस्लिम को लेके हमेशा एक तनाव सा रहा था हिस्ट्री के टाइम, आई मीन इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी। तो वहाँ से एक हिस्टोरिकल कुछ रीजंस हैं, तो वहाँ पे हेट स्पीच हमेशा रहती है। दूसरा एक वोट बैंक पॉलिटिक्स, इलेक्शन के टाइम पॉलिटिशियंस आर वेरी अग्रेसिव, और वो उस टाइम पे हेट स्पीच वगैरह काफ़ी यूज़ कर लेते हैं। एक हेट कल्चर का थोड़ा सा हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने तबलीगी जमात का देखा था कि जब कोविड के टाइम पे लोग ऑनलाइन कुछ भी लिख दे रहे थे, तो वो सब चीज़ें हैं। इलिटरेसी इंडिया में बहुत है, तो लोगों को
इस बात की समझ ही नहीं है कि वो हेट बोल रहे हैं वो एक्चुअली में हेट स्पीच ही है ना। तो 23% इलिटरेसी ओवरऑल जनता में, तो एक वो इशू है। फिर एक है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉज, जैसे कि हमने पहली बात करी थी कि हेट स्पीच के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है, कोई उसके कानून नहीं है, तो लोग बाग उसको इतने सीरियसली लेते नहीं है। केस पुलिस अगर कुछ करे भी तो उसको कोर्ट में प्रूफ करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर इंटरनली लोगों में काफ़ी प्रेजुडिस है। एक नॉर्थ ईस्ट वाला केस हुआ था दिल्ली में, तो ये काफ़ी नोन चीज़ें हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ काफ़ी प्रेजुडिस और बायसनेस रहता है। दिल्ली में लोग वर्ड्स यूज़ करते हैं इनके लिए तो इस टाइप की चीज़ें हैं। तो हेट स्पीच, सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, तो यहाँ पे एक तो सोशल मीडिया अनरेगुलेटेड है, प्लस उनका बिजनेस ग्रो होता है इस चीज़ से, तो वो भी एक बड़ा इशू है। तो ये 5-6 हमने इश्यूज देख लिए हैं। अगर कभी आपका हेट स्पीच का क्वेश्चन आए तो इसका आंसर के रिप्रेजेंटेशन में याद रखिएगा कि आप इस टाइप का सर्कल बना के कॉजेज़ लिख के, कॉजेज़ ऑफ हेट स्पीच, आप ये 5-6 पॉइंट्स या और भी जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, आप हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो कुछ इश्यूज़ और कंसर्न्स देख लेते हैं। हमने कॉजेज़ देख लिया, अब हेट स्पीच के वैसे इश्यूज़ और कंसर्न्स क्या क्या हैं, तो और क्या क्या हमारा मतलब क्या बेसिक इशू है क्या हेट स्पीच को लेके, क्यों हमें ओवरऑल हेट स्पीच को लेके थोड़ा सा चिंतित रहना चाहिए, तो वो देख लेते हैं। एक तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट्स मैं लिखे नहीं बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को हमेशा ही ये अगेंस्ट रहता है। हेट स्पीच में आप यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये सब पॉइंट्स प्रियम्बल में भी हैं और अगेंस्ट द बेसिक एथोस ऑफ द कंट्री, हमारे देश के बेसिक एथोस हैं ये, उनके अगेंस्ट जाता है। तो थोड़ा इशू तो यही है। रिसेंटली आज की न्यूज़पेपर में ये आया तो मैंने पॉइंट वहाँ से ऐड कर लिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पटिशन डाली है आर्मी के 3 वेटरन्स ने कि ये हेट स्पीच हुई है हरिद्वार का, एंड इनको एक कंसर्न है कि यूनिटी, कोहेसिवनेस और मोरल ऑफ पीपल, मैन एंड वीमेन इन आर्मी एंड पुलिस, क्योंकि वहाँ पे लोग बाग अलग अलग रिलीजन के होते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, तो उनके बीच में अगर हेट स्पीच अगर होगी तो एक उनके यूनिटी एंड कोहेसिवनेस और मोरल तीनों में प्रॉब्लम आएगी कहीं ना कहीं। ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है, तो एक पॉइंट ये है ही। दूसरी बात है लैक ऑफ सोशल कंसेंसस एंड अवेयरनेस। जी हाँ, हमारी सोसाइटी में लोगों को पता ही नहीं है कि हेट स्पीच, ये अगला आदमी हेट स्पीच दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हो सकता है कि वो किसी ना कोई आदमी जो उसे सुन रहा है वो कहीं उसका समर्थक हो, आप उसको बोलेंगे जी हेट स्पीच दे रहे हो, कहेंगे नहीं ये तो बिल्कुल सही बात कर रहे हो, तुम उसके अगेंस्ट हो। तो इस टाइप के इश्यूज़ हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि हेट स्पीच है क्या, वो खुद ही इस तरह से बोले जा रहे हैं 10 लोगों के सामने, तो उनको ही नहीं पता चल रहा है। दूसरी बात, इट क्रिएट्स अ क्लाइमेट ऑफ प्रेजुडाइज एंड हेट। ये मैंने आर्टिकल जो अभी आया था हिंदू में, उसमें से पॉइंट लिया है उन्होंने। उसमें साफ सीधी सी बात लिखी थी कि प्रेजुडाइज एंड हेट, उन्होंने एग्जाम्पल लिया था एंटीसेमिटिज़म का, कैसे धीरे धीरे ज्यूज़ के अगेंस्ट एक कल्चरल, पहले तो आपका कल्चरल वे में लोग बात बात करते करते चलते रहते थे, एंड धीरे 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 बात इतनी बढ़ गई, होलोकॉस्ट तक बात पहुंच गई थी। ठीक है, तो वही धीरे धीरे कर देता है, क्रिएट्स अ क्लाइमेट ऑफ प्रेजुडाइज एंड हेट इन द सोसाइटी। इनडायरेक्ट फॉर्म होती है हेट स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करें, सो डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई हेट स्पीच। फॉर एग्जांपल बहुत ही इनडायरेक्ट फॉर्म में बोल दिया है, केवल स्पीकर को और लिसने सुनने वाले को पता चला। अब आप ऐसे केसेस को कैसे क्लासीफाई करेंगे? ठीक है, तो ये भी काफ़ी चालाक होते हैं, उनको पता होता है कि नहीं हम डायरेक्ट नहीं बोलना है, तो एक वही बड़ी प्रॉब्लम है। फिर IPC 295A एंड 253A, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हेट स्पीच को हम केस बनाने की कोशिश करते हैं, वो 295 रिलेट करता है ब्लास्फेमी से, और 153A रिलेट करता है क्रिएटिंग एनिमिटी बिटवीन क्लासेस। अब अगर आप हेट स्पीच को देखें तो इन दोनों कैटेगरी में कहीं एग्जैक्टली फिट नहीं होती है ना। हो सकता है हेट स्पीच बोल दियो लेकिन एनिमिटी नहीं, मतलब कोई ऐसे कोई दंगा झगड़ा कुछ फसाद नहीं हो रहा, और रिलीजन के अगेंस्ट तो बिल्कुल ही नहीं हेट स्पीच। तो ये सब वेग है, इन सब चीज़ों से कैप्चर नहीं हो सकती हेट स्पीच। तो ये सारे कुछ इश्यूज़ हैं जो कुछ बनाए हैं। तो ओवरऑल आपने देख ही लिया होगा कि हेट स्पीच में आपका कोई भी इशू आए, कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप हैंडल कर सकते हैं। कॉजेज़ लिखिए, डिफाइन इंट्रोडक्शन में आप याद रखिए आर्टिकल 19 से आपको कंटेक्स्ट में लिखना है। LCI की डेफिनेशन आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है तो याद हो जाएगी।
उसके बाद अगर ऑनलाइन रिलेटेड है तो आप विश्वनाथन कमेटी का ज़रूर मेंशन करिएगा कि विश्वनाथन कमेटी बनी थी, उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। और कॉजेज़ लिखिए, ठीक है। उसके बाद एक वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, कुछ वे फॉरवर्ड हमने यहाँ पे लिखे हैं, बट इन जनरल वे फॉरवर्ड अगर आप कंक्लूजन में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी केस में ये थोड़ा बहुत पहचाना है कि हेट स्पीच टारगेट्स पीपल बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी, कॉल्स फॉर वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत उस डेफिनेशन में जा रहा है जो होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन हाउएवर मोर क्लैरिटी इज़ नीडेड, सोशल अवेयरनेस इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड सो एज टू इंक्रीज द फर्टर्निटी एंड यूनिटी विद इन इंडिया। तो आप देखोगे बड़ी चालाकी से ये तो वर्ड हैं फर्टर्निटी, यूनिटी, ये प्रियम्बल में भी फर्टर्निटी एंड इंटीग्रिटी आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ले सकते हैं कि एज एनविसार्ज इन द प्रियम्बल इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ फर्टर्निटी एंड यूनिटी। तो ये हो गया। फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट भी लिखने हो तो इलेक्शन के टाइम पे आप कोड ऑफ कंडक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि ईयू में होता है, वहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट है। हेट स्पीच को वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट में अगेंस्ट काफ़ी माना जाता है। स्ट्रक्चर आईपीसी होनी चाहिए। देन सेंसिबल रिपोर्टिंग, आजकल काफ़ी सनसनीखेज रिपोर्टिंग हो गई है, उस चीज़ को हटा के सेंसिबल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए लोगों में, तो सोसाइटी में जब वैल्यू एजुकेशन होगी तो लोगों को हेट स्पीच का लोगों को समझ में भी आएगा, प्लस वो लोग खुद से आगे थोड़ा सा अपने आप को लोग सेंसिबल हो जाएंगे, थोड़ा सा समझ में रहेंगे लोग, तो नहीं करेंगे। तो ये सब 4-5 पॉइंट्स हैं। हेट स्पीच के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आई एम वेरी श्योर कि आप यहाँ से 10-15 पॉइंट बना सकते हैं आराम से। तो बस फ्रेंड्स यही है हेट स्पीच के बारे में, दैट इज़ इट। अगला टॉपिक राइट टू इंटरनेट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हिट लाइक, सब्सक्राइब, लाइक अगर वीडियो पसंद आए तो ही करें, और अदरवाइज़ हमें कमेंट्स में बताएं कि क्यों आपको वीडियो पसंद नहीं है, क्या मिसिंग था इसमें से, क्या हम ऐड कर सकते हैं। और अदरवाइज़ सब्सक्राइब करिए वीडियोस को। हमारी दूसरी एक सीरीज़ और चल रही है हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की, जिसमें हम एडिटोरियल को विद इन अ मिनट, जी हाँ विद इन अ मिनट, हम पूरा एडिटोरियल एनालाइज करते हैं। और एनालाइज क्या, उसमें हम बेसिकली वही पॉइंट्स लेते हैं जो आपके नोट्स में होने चाहिए या फिर जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एडिटोरियल में पूरी कहानी लिखी होती है और उसको एक एक चीज़ आपकी ज़रूरी नहीं है आपके मतलब की हो। और एडिटोरियल में अगर आप इतना टाइम स्पेंड करने लग गए तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। इनपुट रेशियो आपका ख़राब हो जाएंगे वहाँ पे, तो ये बात आ जाती है यहाँ पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहाँ पे हम राइट टू इंटरनेट की बात करेंगे। थैंक यू।